प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 प्रश्नावली 1.2 का। हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसौ महत्तम समापवर्तक जिन्हें एचसीएफ बोलते हैं वो लौसौ लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 व 21 है पहला, दूसरा है 17, 23 व 29, तीसरा है 8, 9 और 25। तो आइए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हमको आते ही हैं 3 चौको 12 मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर यह हम लिख सकते हैं 2 की घात इसको 2 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, 15 को लिख सकते हैं हम 3 पंजे 15, ठीक, 1 घात 1 घात। और 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। देखो आप वैसे भी कर सकते जैसे हमने पहले किया गुणनखंड। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, छोटे नंबर्स हैं। तो अब इसमें एचसीएफ हमें पता है, जो दो तीनों में कॉमन, अब 3 है यहाँ पे, पहले 2 थे, अब 1 2 3 संख्याएं पूर्णांक है। तो इनके तीनों में चेक करने पड़ेंगे हमको, जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में क्या कॉमन है हमारा, एक 3 दिख रहा है हमें, तीनों में है 3, तो लिख लो 3 को। इसकी न्यूनतम घात कितनी है तीनों में, सब में एक ही है तो एक ही लिख देते। अगर इसमें 2 होती तो फिर भी एक ही लिखते क्योंकि इसमें 1 होती। ठीक है, तो न्यूनतम घात लिखनी है हमको, उनका गुणनफल। और कुछ दिख रहा है कॉमन जो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ कोई भी गुणनखंड नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये हो गया एलसीएम। एलसीएम होता है कि तीनों में जो अभाज्य गुणनखंड है सबको और उनकी भी उच्चतम घात को। तीनों में क्या अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास, 2 है, 3 है, 5 है और 7 दिख रहा है आपको। इनकी उच्चतम घात, 2 की उच्चतम घात 2 ही है, 3 की उच्चतम घात कितनी है, 1 ही है सब में। 5 की उच्चतम घात कितनी है, 1 ही 5 है हमारे पास, वो भी 1 ही है। 7 की 1 है। ठीक है, तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन, तो 3 की घात 1 मतलब 3 ही हो गया एचसीएफ। एलसीएम 2 गुना 4, ये गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौको 12, 12 पंजे 60 और 6 से 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 420 है। 17, 23 और 29 ये खुद ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके जो गुण अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 का 17 गुणा, ज्यादा हम इनको 1 लिख सकते हैं। 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ हम इसको इसलिए लिख रहे हैं, ये बताएंगे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 ना तो हमारा भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है, फिलहाल हम इनको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 23, तो 23 गुणा 1 लिख सकते हैं, उतना ही रहेगा। 29, इसको 29 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब इसमें जो एचसीएफ होगा हमारा, तो इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो 1 तो सभी में कॉमन होता है, इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 1। ठीक है, इसलिए मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, इतना ध्यान रखना। एलसीएम जो होगा वो इन्हीं का गुणनफल हो जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29, क्योंकि तीनों ही अभाज्य संख्या है, उनकी भी उच्चतम घात सिंगल सिंगल ही है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इसका जब हम गुणा करते हैं तो यह जाता है 11, 33, 9। आप सबको गुणा कर लेना। ठीक है, पहले 17 और 23 को गुणा करना, फिर 29 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो इन सबको गुणा करोगे तो इतना मिलेगा, आपको गुणा करके खुद देखना। ठीक, उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला, 8, 9 व 25। इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 8 का तो हो जाता है 2 दूना 4 दूना 8 मतलब 2 की घात 3 हो गया। 9 के कैसे लिख सकते हैं हम, 3 तिया 9 मतलब 3 की घात 2। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 25, 5 की घात 2। अब यहाँ पर भी देखो, चेक करो, एचसीएफ जो होगा वो सभी में अभाज्य गुणनखंड जो है उनका कॉमन अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3 और 5 है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा इसमें भी एचसीएफ हो गया 1। ठीक, क्योंकि 1 के अलावा इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। एलसीएम जो लेंगे हम, एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, सभी अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 है, 3 है और 5 है, तीनों में देख लो।
और इनकी भी उच्चतम घात 2 की घात उच्चतम 3 है, 3 की घात उच्चतम 2 है, 5 की उच्चतम घात 2 है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही नंबर है ना, 8, 3 तिया 9 और 25। ठीक है, जब हम इनको सबको गुणा करेंगे 8 नम 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, आप ऐसे भी कर सकते हो, 25 और 8 को करके 200 हो जाएगा, गुणा 9 9 दूना 1800। ऐसे शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो सीधे डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। HCF of 306 and 657 is 9 and LCM of 306 और 657 is equal to क्या। ठीक है, तो ये निकालना है, हमने एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है चूंकि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमने पढ़ रखा है 2 संख्याओं के लिए। 3 के लिए सत्य नहीं है, 2 के लिए सत्य है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेरीफाई भी किया था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहां पर हम इसको एचसीएफ हमको दे रखा है 9 गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याएं क्या क्या दे रखी है 306 गुणा 657। तो अब वही रूल कि एलसीएम निकालना है तो ये गुणा में है तो वहां कहां चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। ठीक, अपॉन 9। अब 9 से इसको काट लीजिए, ये पहले नंबर पे कट जाएगा, तो यहां लिख देते हैं हम 9 3 27, बचेगा यहाँ पर 3 6 36। ठीक है, 9 चौको 36। तो इसका गुणनफल मिलेगा हमको 22। ठीक, आप इसको गुणा करके चेक कर सकते हो। तो एलसीएम हमारा ये आ गया। प्रश्न संख्या 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो, 0 पर समाप्त होने के लिए आपने देखा होगा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 0 पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो इसका इकाई का अंक 0 होगा। इट मीन्स हम यहाँ पर 20 ले लें, 120 ले लें, कुछ भी ले लें, एनीथिंग, इकाई का अंक अगर 0 होगा तो इट मीन्स इसमें हम इसको 12 गुणा 10 लिख सकते हैं। जैसे ये 120 है मान लो, तो हम उसको इंटू 10 करके लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी नंबर ले लो आप, 320 ले लो। ठीक है, 1 2 5 6 0 ले लो, इकाई का अंक 0 हो तो उसको हम तो इतना लिख ही सकते हैं ना, 12 56 गुणा 10, मतलब 10 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। आप इतना जानते हो। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के रूप में लिख सकते हैं, तो उसमें मतलब इंटू एक 10 तो होना जरूरी है अगर इकाई का अंक होगा तो 0। ठीक, तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5 होते हैं। तो ईट संख्या 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, 2 भी उसका गुणनखंड होना चाहिए और 5 भी एक गुणनखंड होना चाहिए। एक युग्म में तो 2 और गुणा 5 होना ही चाहिए, तब जाके वो 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। अब हमारे पास है ये, जैसे कि 6 टू द पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 की घात n, ऐसे लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं हम कि इसके गुणनखंड क्या है, 3 और 2 ही हैं, 5 तो है ही नहीं इसमें। ठीक, तो 5 तो आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए 5 से विभाज्य तो है ही नहीं, तो वो संख्या 5 से भी विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। या आप कह सकते हो उसका एक गुणनखंड 2 और एक गुणनखंड 5, एक जोड़ा होता है 2 और 5 का, तब जाके 0 इकाई के अंक पे समाप्त होती है कोई भी संख्या। अब ये 5 से तो विभाजित होगा ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इतना है, यही बाद में लिख रहा हूं इसको। देखो आप इसको क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले फिर दोबारा देख ले, 6 की घात जो n है उसके गुणनखंड हम अभाज्य गुणनखंड 3 और 2 के
उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 घात संख्या प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ पर n का मान कुछ भी रख दें हम, के लिए किसी भी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए यह संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है, तभी तो 2 पंजे 10 होगा। ठीक है, जबकि इसमें 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता है या विभाज्य होती हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य वही है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी जो विभाजित होती है वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है, आप जानते हो। तो अगर हम ये दिखा दें इनमें कि ये जो संख्याएं हैं ये स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग इसमें विभाज्य हैं, तो ये संख्या ये क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इस वाले को। ठीक है, तो 13 देखो इधर पूरा ये एक पद हो गया, दूसरा पद 13 हो गया, तो इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ। ये बचेगा 7 गुणा 11 धन 13 बाहर आ गया, 13 कम 13 1 बचेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा क्योंकि गुणा के रूप में है। ठीक है, चूंकि 13 इस संख्या का एक गुणनखंड है, तेरह से विभाज्य होगी, तो इसका मतलब क्या है, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 कॉमन ले लिया। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बचा धन 1 बचा, तो इसमें भी 5 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, अतः क्या होगा यहाँ पे 5 इस संख्या का कौन से इस संख्या का है, जो पूरी संख्या है, इस संख्या का एक गुणनखंड है। ये इसका एक गुणनखंड है। कोई किसी का संख्या का गुणनखंड होता है तो उससे वो संख्या क्या होती है, विभाजित भी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, पूरी 5 से विभाजित हो रही, एक और स्वयं के अलावा 5 से विभाजित हो रही, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए संख्या ये वाली जो दे रखी है हमको क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे देखना है। मान लेते हैं ये, ठीक है, इसके चारों ओर में चक्कर लगाने हैं। मान लो यहाँ पर भी रवि भी यहीं पर है, सोनिया भी यहाँ पर ही है, तो यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। तो जो रवि है उसको 12 मिनट ही लगते हैं, मतलब कि वो पहले पहुंच जाएगा, यहां से एक चक्कर लगाने में यहां तक वो 12 मिनट में पहुंच जाएगा। और सोनिया जो है वो यहां से एक चक्कर लगाएगी तो पहुंचेगी कितने मिनट में, 18 मिनट में। कितने मिनट में पहुंचेगी, 18 मिनट में। सोनिया को लगेंगे 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। तो जब ये 12 मिनट में यहां पर होगा तो सोनिया उससे पीछे ही होगी कहीं पर, और जब ये 18 मिनट में यहां पर सोनिया पहुंचेगी तब तक रवि यहां कहीं पहुंच चुका होगा। ठीक है, फिर दोबारा यहां पहुंचाओगे 18 मिनट में, तो यहां पहुंच चुका होगा रवि, और सोनिया यहां पर पहुंचेगी पहले स्थान पर। अब ये ऐसे ऐसे करके एक बार ऐसा आएगा कि ये दोनों फिर यहीं पर मिलेंगे,
प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम ऐसी संख्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें कि इन दी गई दोनों संख्याओं से पूरी पूरी बार भाग चले जाता है। तो इसलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इतना समझ गए? तो चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका। तो 12 के गुणनखंड हो गए ये और 18 के गुणनखंड हो गए। तो एलसीएम जो होता है, आपको पता है एलसीएम दोनों संख्याओं में, दोनों जो गुणनखंड है उनमें उभयनिष्ठ भी और, अच्छा कट करना पड़ेगा। एलसीएम जो होता है वो होता है दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उनके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, वो भी उच्च घात वाला। तो उच्च घात वाला यहाँ पर क्या है, दो ले लिया मैंने, एक तो 2 दिख रहा है मेरे को, एक 3 दिख रहा है, लेकिन इनकी उच्च घात लेनी है, दोनों दो बार नहीं लेनी है, ठीक है। तो 2 की उच्चतम घात एक, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 वाला उच्चतम घात होगी, 3 की उच्चतम घात 2 होगी, ठीक। तो इनका गुणनफल, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 चौको 36। तो 36 हमारा एलसीएम आ गया। तो अतः रवि व सोनिया पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।